नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, दो क्लिप्स हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो इंटरव्यू दिया है। वज़ीर आज़म का बयान मीडिया आज़ाद है और हुकूमत को मीडिया के वजह से मसलन हुकूमत मीडिया की वजह से गैर महफूज है। ये एक मैं आपको क्लिप देता हूँ। और दूसरा उन्होंने फिर इस बात को इंटरव्यू में भी कहा कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है, हर पॉलिसी पे फ़ौज मेरे साथ है और पहले ऐसा नहीं था। हालांकि फ़ौज एक आईनी अदारा है और हर हुकूमत के साथ फ़ौज खड़ी होती है। आइए दो क्लिप्स देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। People are talking about cases of people intimidated. Hashim, let me answer this. Let me answer. If all I want any independent institution to just in these 2 years in Pakistan do an assessment of freedom of speech as in the papers or as on media, I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. So do you think these accusations are politically motivated? Hashim, let me explain. I spent almost 20 years of my life in England. I know what freedom of speech is. In England, some of the things that have come up in the media against me and my government ministers, had that happened in England, we would have claimed millions of dollars of damages. Unfortunately, it's us, the government and the ministers, who feel unprotected. It's not the media. There is not one instance. Maybe some journalist claimed, we don't even know what the reason was. He was picked up for a few hours. In these 2 years, it's unheard of. What do they call intimidation? जी नाज़रीन, ये मीडिया के बारे में उन्होंने कहा, यकीनन पूछेंगे। दूसरा जो एक है वो फ़ौज के हवाले से है और ये ख्याल रखिएगा कि ये इंटरव्यू वो अल जज़ीरा को दे रहे हैं और पूरी दुनिया में ये इंटरव्यू जा रहा है, बैनुक़वामी इदारे को दे रहे हैं। आइए देखते हैं। I think this is, in our history we've had a checkered relationship between the civilian and government sometimes. We've obviously had military governments, then we've had civilian governments, where there has been an uneasy relationship. We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. जी इस पे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, बड़े नाम हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मौलाना ताहिर अशरफी, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल्स भी हैं, सहाफ़त भी करते हैं, सिफारत भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अनवर बेग साहब हैं हमारे साथ, सीनियर सियासतदान हैं, एक बड़ा नाम है उनका, वो भी हमारे साथ हैं, उनका ही शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं इससे पहले कि बुखारी साहब अनवर साहब की तरफ आऊँ, पहले आ जाता हूँ ताहिर अशरफी साहब की तरफ। ताहिर अशरफी साहब, ये दो क्लिप्स मैंने दिखाया है, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। वो ये वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौज, जबकि फ़ौज एक आईनी इदारा है, मैंने शुरू में कहा कि हर हुकूमत के वो माहिताहत है आईनी तौर पर, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज मेरे साथ खड़ी है। अब ये कितना मुतनाज़ा बयान है, ये आप ही बताएंगे। दूसरी तरफ एक बात है, वो कहते हैं फ़ौज मेरे हर पॉलिसी के साथ खड़ी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि बज़ाहिर जो है हम समझते हैं कि फ़ौज का अलग है और हुकूमत की पॉलिसीज़ अलग होती है और ये ज़रूरी नहीं कि इदारे उसको सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ जब ये जुमला कहते हैं तो फिर हम कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर पे जो हुकूमत की पॉलिसी है, क्या वाकई फ़ौज इनकी पॉलिसी के साथ खड़ी है?
और ये जो हुर्रियत पसंद थे, आज 73 साल हम सुनते रहे कि ये जद्दोजहद करते हैं, कश्मीर के हवाले से बड़ा मुकाम था, बड़ी रिस्पेक्ट थी, अदालत ने इनको रिहा भी किया है, सब कुछ है। उन हाफिज सईद और दूसरे हुर्रियत पसंद, वो मौजूदा हुकूमत ने उनको बंद कर दिया है, उनके ऑफिसेस बंद कर दिए हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। तो क्या ये भी पॉलिसीज़ है? इसी तरीके से सऊदी अरब के हवाले से जो बहुत खतरनाक बयान दिया उनके वजीर खारजा ने, जो हुकूमत की पॉलिसी है, क्या ये भी फौज की पॉलिसी है? चौथा ये है कि एहतसाब एक तरफा नजर आ रहा है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये पॉलिसी जो हुकूमत की है ये भी फौज की पॉलिसी है? और फिर उसके बाद मीडिया के साथ जो इस वक्त पाबंदी है, जो सूरत हाल है मीडिया के साथ, क्या ये भी उस अहम आईनी इदारे को इन्वॉल्व करके आप ये कह रहे हैं कि ये भी हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वजीर आज़म हैं, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो उनको यही कहना चाहिए था कि फ़ौज और हुकूमत जो है, फ़ौज हुकूमत के साथ है। और क्या कहते हैं इमरान खान साहब? वो कहते नहीं, मेरी और फ़ौज के दरमियान कोई जंग जारी है। तो एक वजीर आज़म को, चीफ एग्जेक्टिव को यही बात कहनी चाहिए। बाकी जो आपने जितने सवालात उठाए हैं, ये सवालात तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा जवाब दे सकता है आपको कि भाई इन सवालात के जवाब क्या है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर ये कहा है कि उनकी फ़ौज उनके साथ है या उनकी हुकूमत के साथ है, तो उन्हें यही कहना चाहिए, क्योंकि एक तासुर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में ये मौजूद है कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान माजी में चपकलशें होती रही हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपी हुई हो। तो इमरान खान साहब ने मेरे नज़दीक तो कोई ऐसी बात नहीं कही। बाकी कि जी हाफिज सईद साहब अंदर क्यों हैं, बाकी चीज़ें क्यों हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई हुकूमत का नुमाइंदा हो, वो आपको इस पर वजाहत दे तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर, मैं चले यहाँ पे एक आपके मौजूदगी का फायदा उठा लूँ। आप बहुत तेजी से साइड में निकल गए, जबकि पतली गली में निकलना नहीं चाहिए था आपको। मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि फौज तो मातहत है सर, जो भी हुकूमत आएगी वो उसके मातहत काम करती है। और एक वजीर आजम को ये स्टेटमेंट इंटरनेशनली, मैं आगे चल के अपने दूसरे मेहमानों से पूछूंगा मैं क्या बोलूँ। बहरहाल मैं जो ये पूछना चाहता हूँ सर, जो ये वजीर खारजा के बयान के हवाले से, जो बयान सऊदीया के हवाले से दिया है वजीर खारजा ने, एज ए आप एक, क्योंकि आप के बारे में ये कहा जाता है कि खारजा पॉलिसी आधी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है तो आधी ताहिर अशरफी चला रहे हैं। और पिछले दिनों देखने में आया कि इस बयान के बाद आप सऊदीया भी गए और फिर वहां पर मामलात बहुत बेहतर भी हुए। क्या कहेंगे सर, इस पर थोड़ा सा कमेंट्स दे दें। पहली बात तो ये है कि मैं तो अपने जाती किसी काम से सऊदी अरब गया था, और भाई मुझे तो कभी वजारत खारजा में पिछले 2-3 सालों में 2 मरतबा गया हूँ, और वो भी हमारी एक आलमी कॉन्फ्रेंस होती है उसके हवाले से डॉक्टर साहब गया हूँ। क्यों मुझे मरवाते हो? मुझे तो क्या पता खारजा पॉलिसी जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछें, वही आपको बेहतर बता सकते हैं उन्होंने बयान क्यों दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि जी ना पैसे वापस मांगे गए, ना तेल का मसला है। तो डॉक्टर साहब, जब खुद कुरैशी साहब ने अपनी बात की वजाहत कर दी तो उसके बाद तो कोई सवाल बाकी नहीं रह गया। और मुझे तो वजारत खारजा में सर पिछले 3 सालों में मैं तो 2 बार गया हूँ। क्यों डॉक्टर साहब मरवा रहे हैं मुझे? वैसे सर एक बात बताएं, सऊदीया से वापस आने के बाद आपने फौरन वजीर आजम से मुलाकात की थी, कोई खास वजह थी सर? और भाई ये मेरी पहले से तयशुदा मुलाकात थी मुहर्रमुल हराम के हवाले से। और जो चूंकि पंजाब में मैं उलमा बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो वो मैं चूंकि अपने काम गया था, वापस आए तो हमने मिल लिया। ये जो डॉक्टर साहब ये यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ कहा गया आज आपके प्रोग्राम में, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे यूट्यूबर एंकर पर्सन है या दूसरे हैं, अल्लाह का वास्ता है, ये पेशन गोइयां जो हैं वो बंद गई। लिंक फ्रीज हो गया उनका, तो दोबारा आते हैं तो बात करते हैं। सलीम बुखारी हजारों की तादाद में मौजूद है। जी 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 सर, जी सर, कुछ कह रहे थे, आवाज अटक गई थी सर। जी मौलाना अशरफी साहब।
जी मैंने गुजारिश की डॉक्टर साहब, ये जो हमारी है ना खारजा पॉलिसी, इसके माहिरीन अब यूट्यूब पे हजारों की तादाद में माशाल्लाह मौजूद हैं, और सारे ही एक वक्त में ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे होते हैं कि अल्लामान वर हफीज। जैसे मुझे खसूसी तारे पे भेज दिया और फिर मेरा पता नहीं मुझे पैगाम दे दिया, यार खुदा का वास्ता है कुछ तो सच बोले। लेकिन सर जब सऊदी प्रिंस आते हैं यहाँ तो उनकी लिस्ट में आपका नाम होता है सर, वो आपको अपने साथ बैठाते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं और देर तक आपकी मुलाकात होती है, रात को मुलाकात होती है, सुबह हो जाती है, तो रिलेशन तो है ना सर आपके? सर किसी से मिलना तो कोई ऐब नहीं है ना डॉक्टर साहब, ताल्लुकात होना तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान और पाकिस्तान के ये मामला, इनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना मैं हुकूमत का कोई वजीर हूँ, ना मुशीर हूँ, ना तर्जुमान हूँ, ना वजारत खारजा का तर्जुमान हूँ। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात इतने कमजोर भी नहीं है सऊदी अरब के साथ कि वो किसी के बयान देने से कम या ज्यादा हो जाएंगे। मैं नहीं समझता, ये दो कौमों के ताल्लुकात हैं, दो मुल्कों के ताल्लुकात हैं। ये चले सर ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा, यहाँ फ्रीज हो रहा है। बुखारी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। बुखारी साहब, हालांकि माजी में बार बार इमरान खान साहब ने कहा है कि मीडिया की वजह से उनकी पार्टी बनी है और वजीर आजम वो बने हैं, लेकिन सर ये जो बयान दिया है, इस बयान के ऊपर आप जैसे सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को बहुत करीब से देखा है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज मीडिया आज़ाद है, आपसे बेहतर कौन जाता है कितना मीडिया आज़ाद है। लेकिन जो दूसरा बयान दिया है वो बहुत ही तशवीशनाक है। वो कहते हैं कि मीडिया की वजह से ये हुकूमत गैर महफूज हो गई है। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने मुझे याद किया। अल्लामा अशरफी साहब से बात हो रही थी, उनको मेरा सलाम पहुंचे, और अनवर बेग साहब आपके साथ हैं, उनको भी मेरा सलाम पहुंचे। गुजारिश ये है कि मैं आपको दो तारीखी हवाले पेश करना चाहूँगा इस हवाले से, और जवाब आपको इसके बीच मिल जाएगा। चिली का जो मुल्क है उसके ऊपर 18 साल तक जनरल पिनोचे की हुकूमत रही। बहुत बड़े डिक्टेटर थे, उन्होंने तमाम अखबार, टेलीविज़न सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ एक गज़ट होता था सरकारी। उसके गज़ट के एडिटर जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए और प्रेस क्लब में उन्होंने तकरीर की। इस बात के हवाले जो भी सुन रहा होगा मेरी आवाज़ वो दे सकते हैं कि ये हकीकत है, झूठ नहीं है। उन्होंने तकरीर की कराची प्रेस क्लब में आज़ादी सहाफ़त पर, और ये कहा कि प्रेस अगर दुनिया में कहीं भी आज़ाद है तो वो सिर्फ चिली है। तो लोग हैरान हुए, हमीद चाबरा जैसे लोग, मिनाज बरना जैसे लोग थे, उन्होंने बाद में जब तक फंक्शन ख़त्म हो गया तो उनको घेर लिया बाहर और उन्होंने कहा कि जनाब आपने ये क्या किया। तो जो वजाहत उन्होंने दी उससे पता ये चला कि उनका आज़ादी सहाफ़त का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया हुआ है। तो एक तो इस बयान के ऊपर मेरा ये तबसरा है। दूसरा तबसरा है कि आज़ादी सहाफ़त होती क्या है। इसकी एक मिसाल है, जो मार्गरेट थैचर थी बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान के दौरे पर आई ज़ियाउल हक साहब के दौर में, और ज़ियाउल हक साहब से उन्होंने फॉर्मल बैंक्वेट के बाद पूछा कि यहाँ पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का लेवल क्या है। तो उन्होंने मेज़ पर पड़े मुस्लिम अखबार की तरफ इशारा करके कहा कि इसकी सुर्खियाँ पढ़ लीजिए, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ प्रेस कितनी फ्री है। तो एक तरफ तो जेन्युइन आज़ादी सहाफ़त जो है वो इज्जत और एहतराम का बायस बनती है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए या प्रेसिडेंट के लिए, और दूसरी तरफ मैंने आपको मिसाल दे दी कि जब कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए कि आज़ादी सहाफ़त होती क्या है तो फिर इसी तरह के दावे किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपने एक हिस्सा तो बता दिया कि यही इमरान खान साहब जो हैं, इन जब मीडिया इनके साइड पर था, जब मीडिया इनको ईवाने इक़्तिदार तक लेके आया, 24 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस हमने खुद की हुई हैं। मैं अपनी एक जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि मैंने एक टीवी शो में लाहौर 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद कहा कि मुझे यूं लगता है जैसे आज पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। मगर ये उस वक्त था जब इमरान खान साहब फजली बटेरों को गालियां देते थे, जब इमरान खान साहब 70% अब जो उनकी कैबिनेट और उनके मशीर हैं उनको चोर और डाकू कहते थे। तो ये सब कुछ जो है उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपके सामने है। उन्होंने जितने दावे, जितने वादे किए, जिनकी तादाद को 105 के करीब बनती है, 105 के ऊपर ही 105 यू टर्न्स रखे हुए हैं। ये ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। परफॉर्मेंस को वो अब किसी पर डाल दें कि मीडिया उनके साथ नहीं है या कोई उनके साथ नहीं है। दूसरी एक बात, पता नहीं वो सवाल आप बाद में करेंगे लेकिन मैं उसका जवाब अब देना चाहता हूँ, वो ये कि जो उनका बयान है कि फ़ौज मेरे साथ है, ये फ़ौज के साथ उनको इतनी ज़्यादती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी साले फेलियर्स और उनकी नाअहलियाँ जो हैं
वो सारी की सारी फौज के खाते में भी डल रही हैं। एक गलती मेजर जनरल गफूर ने की थी जब उन्होंने ये पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि फौज जो है पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है, उसके बाद से ये सारा कुछ इसी तरह से चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनको बिल्कुल, ये मेरी हम्बल दरख्वास्त है कि खुदा के लिए फ़ौज के अदारे को रहने दीजिए, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसकी इज्जत बावजूद अभी तक बची हुई है। तो अब इन अपनी सियासत में उनको घसीट के उनके लिए अवाम के दिलों से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ौज को बार बार ये कहने की बजाय हम अस्यूम कर लेते हैं कि एक दफ़ा जब इमरान खान साहब ने कहा तो फ़ौज यकीनन उनके साथ है, लेकिन बार बार अपनी नाकामियों को कवर करने के लिए अगर आप उनको घसीटेंगे बीच में तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। जी सर, मैं आ जाता हूं जनाब अनवर बेग साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया है। मैं यहां पर जरा पहले चीफ जस्टिस साहब की जो पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब उन्होंने स्टेटमेंट दोबारा दिया है कि मौजूदा हुकूमत में न सलाहियत है न अहलियत है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बयान दे रहा है, दूसरी तरफ अगर वजीर आजम ये स्टेटमेंट देता है कि उसकी हर पॉलिसी के साथ फौज खड़ी है, और अगर उनकी तमाम पॉलिसीज नाकाम हो रही हैं, नाअहलियत सामने आ रही है, सलाहियत नहीं है, तो सर ये अगर इस तरह की चीज को मिलाया जाएगा तो क्या आप समझते नहीं है कि एक आईनी इदारे को, जैसे सलीम बुखारी साहब ने कहा, बहुत अहम इदारा है, वो पूरे पाकिस्तान का इदारा है, हर हुकूमत के मातहत आईनी तौर पर काम करने वाला इदारा है, तो इससे तो उस इदारे के को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी, अनवर बेग साहब आपसे सवाल किया। अच्छा, मुझे टू बी ऑनेस्ट बुखारी साहब ने जो कुछ कहा मुझे आवाज़ नहीं आई, क्योंकि आवाज़ टोटली डिस्टॉर्ट थी। तो आपका जो सवाल है, मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये इमरान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये कहते कि जी मिलिट्री मेरे साथ है और मिलिट्री हमारी पॉलिसीज़ को एंडोर्स करता है। देखें, एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड ये है कि जब भी इंटरनेशनल मीडिया में मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री का नाम आता है तो वो लिखते हैं ऑल पावरफुल मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए जब यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट है, और मिलिट्री हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के ताबे होती है। यानी जो पॉलिसीज सिविलियन गवर्नमेंट बनाती है, स्पेशली सिक्योर नेशनल सिक्योरिटी के या फॉरेन पॉलिसी के, वो हमेशा डिफेंस फोर्सेस की, हर मुल्क के अंदर ये होता है, उनका एक इनपुट होता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट होता है। तो ये एक नॉर्मल SOPs हैं जब भी ऐसी पॉलिसीज बनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये कहना चाहिए था कि जी हमारे साथ है। तो वो तो ऐसे एक इंप्रेशन जा रहा है कि द सिविलियन गवर्नमेंट इज अ पपेट टू द मिलिट्री, ये नहीं कहना चाहिए। और दूसरा जो आपने इनिशियली कहा कि वो डेफेमेशन के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखिए जी, अगर प्राइम मिनिस्टर अनहैप्पी हैं कि जी यहाँ पे मीडिया जो मर्जी आए कह दे, तो फिर आप 2 साल हो गए, आप डेफेमेशन लॉज को चेंज करें, आप कानून साजी करें, और कानून ऐसा बनाए कि अगर कोई मीडिया वाले या कोई आपको फॉल्स एक्यूजेशंस करते हैं, जैसे उन्होंने फरमाया कि यूके के अंदर ऐसे कानून है वैसे कानून है, तो वो कानून लाएं और इम्प्लीमेंट करें। तो खाली कहने से तो कुछ नहीं होता, यू हैव टू गेट थिंग्स इम्प्लीमेंटेड। आखिरी बात जो आपने कहा, मुझे ज़रा ये सवाल दोबारा आप चीफ जस्टिस साहब का दोहरा दें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़। जी चीफ जस्टिस साहब, जी चीफ जस्टिस, मैं ये बता रहा था कि चीफ जस्टिस साहब का पहले भी बयान आया है और अभी बयान आया हालिया कि मौजूदा हुकूमत में ना सलाहियत है ना अहलियत है। तो ये तो बहुत बड़ा बयान है, एक बहुत बड़ा इदारा कर रहा है, दूसरा वजीर आजम रिलेट कर रहे हैं अपनी सारी पॉलिसीज को फौज के साथ। तो मैंने ये सवाल किया था कि ये फिर इस आईनी इदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं वजीर आजम साहब। नहीं, देखें जी, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि ये उन्होंने ये जो बात कही है ये नहीं कहनी चाहिए थी। देखिए, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट, पीटीआई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये तो एक इलेक्टेड, और लोगों का ये हक बनता है कि जी पीपल्स पार्टी को लाएं, पीटीआई को लाएं या नून लीग को लेके आएं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी ये इनकॉम्पिटेंट हैं,
नहीं, आई थिंक इट डज नॉट गो वेल टू दैट हाईएस्ट पोजीशन द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इज होल्डिंग। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को रिफ्रेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम ये तो पता चले कि भाई एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल रही है, एवरीबडी हैज़ टू बी विद इन देयर लिमिट्स। अगर जहाँ पे भी वो लाइन क्रॉस करेंगे तो वो फिर देयर विल बी अ chaos एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलिट्री को ड्रैग किया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। हुकूमत को क्या करना चाहिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, महंगाई करें, इकोनॉमी को सही करें। ये एक प्रॉब्लम है। आटा, चीनी, इनकी कीमतें डाउन करें, लोगों को ये चाहिए। बाकी ये चीजें जो दूसरी चीजें ये तो आती रहती हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर अपने मेहमत करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ताहिर अशरफी साहब, मैं इस चीज़ को भी आपके सामने लाना चाहता हूँ और जनाब बुखारी साहब ने इसको हाईलाइट भी किया है कि सर अगर करप्ट लोग हुकूमत के साथ हैं तो चाहे उनके केसेस हों, उनकी इंक्वायरी हो, उनके रेफरेंसेस हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और वो ईमानदार हो गए। लेकिन अगर यही लोग, और माजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं और आज भी इंक्वायरी रेफरेंसेस सब मौजूद है, लेकिन हुकूमत के साथ हैं तो ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। लेकिन अगर यही लोग अपोजिशन में मौजूद हैं जिनके ऊपर इंक्वायरी भी है, केसेस भी है, रेफरेंसेस भी है, लेकिन याद रखिए सर 2 साल में एक केस भी साबित नहीं हुआ है कि कोई मुजरिम है, तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, एहतसाब जो है ना, अगर उसमें 1% 99.9% वो ठीक हो और उसमें से एक जो है डार्ट छोटा सा आ जाए तो वो नाकाबिले एतबार हो जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब हुक्मरान इक़्तिदार में होते हैं तो उनको अपोजिशन चोर लगती है, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त हुक्मरान चोर लगते हैं। ये हमारे यहाँ चूहे बिल्ली का खेल हम बड़े अरसे से देख रहे हैं। एहतसाब ब्यूरो, नैब और ये सारा कुछ, भाई करते क्यों नहीं हो? कौम को पता है कौन चोर है तो पकड़ो चोर को, सजा दो। वो आपका सिस्टम दे नहीं पाता है। यहां पर आज डॉक्टर साहब क्या बात करें, आज वो जो ट्रैफिक एक कांस्टेबल इस कौम का बेटा था, लेकिन वो तो कोई इंसान थोड़ा था, वो कोई जानदार थोड़ा था। उसको कुचल के गुजरने वाला जो है आज अदालत से बरी होके आ गया है। वो कोई थोड़ा किसी माँ का बेटा था यार। और भाई आपका निजाम ही ये है, यहां ताकतवर को कौन छेड़ता है, वो चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। गरीब का बच्चा जेल में मरता है भाई। गरीब का बच्चा रोटी चोरी कर ले तो 6 माह तक नहीं आता जेल से। अमीर के बच्चे को कौन हाथ लगाता है भाई मेरे? कोई लगाएगा किसी अमीर के बच्चे को हाथ? ये क्या सबको नहीं पता कि बड़े बड़े उमरा आपके मुल्क के जो हैं, बड़े बड़े जुआमा सियासी जो है, उनकी औलाद ने क्या कर रही है और क्या किया है? कोई हाथ लगा सकता है उन्हें? इसलिए डॉक्टर साहब, कैसा एहतसाब, किस तरह का एहतसाब? मैं तो आज सिर्फ एक सवाल करता हूं, ये मेरे बड़े 2 भाई बैठे हैं। मैं तो सच्ची बात है डॉक्टर साहब, आपको भी आज प्रोग्राम इस पे करना चाहिए था कि क्या वो कांस्टेबल जिसको कैमरे दिखा रहे हैं कि जनाब गाड़ी कुचल के जा रही है और आज अदालत कहती है सबूत कोई नहीं है, बरी हो गए, उस कांस्टेबल को भी कोई इंसाफ देगा? जिस दिन आप उसको इंसाफ दे देंगे उस दिन बात कीजिएगा कि जनाब एहतसाब। तो अगर कत्ल होने वाला कौम के सामने तस्वीरें मौजूद, अवाम मौजूद, सीसीटीवी की फुटेज मौजूद, कातिल बरी हो जाता है
तो माली करप्शन तो कोई चीज ही नहीं है उसके सामने भाई। सर ऐसे तो कई वाकयात अगर हैं ना, जाली corruption- साहिवाल केस भी है, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मैं सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि मुल्क की बहुत अहम बात होती है सर, वजीर आजम कहते हैं मैं ईमानदार हूं। मैं आपसे, क्योंकि सर आप उलमा भी हैं, शरीयत के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है ये भी जानते हैं, तो मैं सर ये सवाल, और एक पाकिस्तानी भी हैं और इंसाफ को समझते भी हैं, तो सर जब वजीर आजम ये कहे कि मैं ईमानदार हूं और ये सामने वाला चोर है, तो सर कैसे साबित हो कि आप ईमानदार हैं और वो चोर हो? डॉक्टर साहब, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाकया याद कीजिए जब एक बूढ़ी अम्मा अपने बच्चों के साथ घर में थी और जब पता चला कि इसके घर अनाज नहीं है तो वो बोरी जब बैतुल माल से उठाने लगे तो खादिम ने कहा जो साथी था साथ की ये बोरी मैं उठा लेता हूं। कहा क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? और फिर फुरात के किनारे को बकरी का बच्चा मर जाए तो उसका भूखा प्यासा तो उसका हिसाब उमर से होगा। तो भाई मेरे, हमारे यहाँ खान साहब बिल्कुल ईमानदार हैं, उन पर किसी को कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन जनाब सर ये आप कैसे कह सकते हैं सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा एक सवाल है सर, लोग सवाल कर रहे हैं कि खान साहब ईमानदार हैं लेकिन उन पर तो संगीन इल्जामात भी है, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी इल्जाम है, उसके अलावा सर उनकी जो शौकत खानम है उसके ऑडिट के हवाले से भी है, उनकी जो आमदनी है, उनके जो रिहायशी प्लॉट हैं उनके ऊपर भी सवालात उठते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ जगह उन्होंने अपॉइंट किए लोगों को, गवर्नेंस के हवाले से, मेरिट के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बड़े संगीन इल्जामात हैं, लोग डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं। तो फिर अगर ईमानदार हैं तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों रोकते हैं सर, क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर साहब, इल्जाम होना और साबित होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं तो अभी तक ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं तो ये समझता हूं कि इमरान खान साहब, अल्लाह ना करे हमारे यहाँ एक उनकी तस्वीर है कि वो एक ईमानदार हैं, अगर कल उन पे जुर्म साबित हो जाता है तो हम कहेंगे मुजरिम है। नहीं सर, क्या नवाज शरीफ साहब पे, क्या जरदारी साहब पे, या जितने लोग इस वक्त केसेस भुगत रहे हैं, क्या उन पे कोई केस साबित हो गया है? जो इमरान खान साहब हर जगह खड़े होकर मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अभी तक तो कोई केस साबित नहीं हुआ, हालांकि उनकी हुकूमत है, तमाम इदारे उनके नीचे हैं, तो वो कैसे कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं? डॉक्टर साहब, मैं जब भी ये बात आई मैंने हमेशा ये कहा है कि खान साहब की अब हुकूमत है, उनके पास वक्त है, वो साबित करेंगे ये चोर हैं, वो साबित करेंगे ये लुटेरे हैं, वो साबित करेंगे इन्होंने मुल्क को लूटा है। किसने आके साबित करना है? क्या यहाँ पर क्लिंटन ने आके साबित करना है, या यहाँ पर टोनी ब्लेयर ने आके साबित करना है, या ट्रंप ने आके साबित करना है? भाई आपने साबित करना है ना, आपकी हुकूमत है, आप वजीर आजम है, आपके पास इदारे हैं, साबित कीजिए, लटका दीजिए, और अगर नहीं है तो बरात का ऐलान कर दीजिए। दो ही बातें हैं, ये चोर है या नहीं है तो सजा दो, नहीं है तो जान छोड़ो। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आता हूं बुखारी साहब की तरफ। बुखारी साहब, इस पे थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं और ये सारे लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं चोर हैं, लेकिन हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है जो हम पढ़ते हैं एज ए तालिब इल्म, ये फैसला तो जुर्म साबित होने के बाद होगा सर। इल्जाम तो इमरान खान और उनकी पूरी टीम पे भी है, और इधर जो है इनके ऊपर भी इन संगीन इल्जामात हैं। तो सर एक तो इस पे थोड़ा कमेंट दीजिएगा, और दूसरा ये सर कि जहां सलाहियत और अहलियत की बात हो रही है, वहां अब अगर इमरान खान वजीर आजम और कैबिनेट ये फैसला करे कि मुल्क की गवर्नेंस और इंतजामिया को टाइगर फोर्स चलाएंगे, तो ये क्या हो रहा है सर, ये क्या चीज है सर? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि मैं चूंकि इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे 35 बरस से जानता हूँ, जहाँ तक उनकी फाइनेंशियल हवाले से सूरत हाल का ताल्लुक है, मैं भी ये वाउच कर सकता हूँ कि वो डिसऑनेस्ट आदमी नहीं है, बेईमान नहीं है, कोई चोरी उनके खाते में शायद किसी के लिए साबित करना मुमकिन नहीं है। हाँ, उनकी टीम के एतबार से चूँकि जिम्मेदारी उनकी है एज प्राइम मिनिस्टर, वो सारा ब्लेम भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। और एहतसाब जो उनका बहुत बड़ा नारा था वो पार्शली नहीं बल्कि लार्जली कंप्रोमाइज हो गया, इसलिए
कि वो जो उनके साथ बैठे हुए हैं, वो जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो जो हुकूमत के मशीर वजीर हैं, वो जो शुगर और आटा जो क्राइसिस आया था उसके एलिज्ड मुलजिम नहीं है, उनके ऊपर फैक्ट्स की चार्जशीट जो है वो लगी हुई है, उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेना जो है वो उनके इस दावे को कि वो एहतसाब करना चाहते हैं बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ कर गया है। मेरे ख्याल से अभी भी इट इज़ नॉट लेट फॉर प्राइम मिनिस्टर कि वो अपने उन करीबी लोगों के खिलाफ भी एक्शन इनिशिएट करें जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं और जिनके लिए मजीद किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं है। बेपना नाम है, मैं लेना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन आपको भी पता है, अनवर बेग साहब तशरीफ रखते हैं, उनको पता है। इलामा साहब ने तो खैर बहुत ठोक के बात कर दी मेरे ख्याल से कि जब तक आप साबित नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हर बंदे को समझना चाहिए कि वो इनोसेंट है। ये दीन के भी ऐन मुताबिक है, रसूल और इखलाक के भी ऐन मुताबिक है। मैं उनकी बात को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। अब आ जाइए आप हुकूमत की अहलियत और नाअहली के बारे में आपने हवाला दिया। चीफ जस्टिस साहब ने जो दो मरतबा ये कहा है कि हुकूमत के पास अहलियत नहीं है। देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, इस एतबार से पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत और ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जा सकते हैं कि एक तो वो दावे जो आपने किए थे वो आप पूरे नहीं कर सके और आप वो सूरत हाल भी बरकरार नहीं रख सके जो आपको इनहेरिट हुई थी। देखिए, चाहे वो डॉलर के हवाले से है, हमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कहा कि जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो हुक्मरान चोर हैं, प्राइम मिनिस्टर चोर हैं, जब उन्होंने कहा कि लीटर की कीमत जब पेट्रोल की बढ़ती है तो हुक्मरान चोर हैं, उनकी जेबें भरती हैं, वो अब सारा कुछ जो है उसको अगर हम माने या तस्लीम कर लें अगर, तो फिर आज कौन जिम्मेदार है जिस सूरत हाल का हमें सामना है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग सवाल होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए वो ये है कि आपने बेहतरी तो जो लानी थी उसको तो छोड़ दीजिए, जो आपने दावे किए थे कि यहाँ दूध की नहरें बहेंगी वो भी छोड़ दीजिए, आपने तो वो हालात भी नहीं रहने दिए जो आपको आज से 2 साल पहले मिले थे। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसके एतबार से मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को बैठ के रिव्यू करना चाहिए। उनको ये बात का इदराक मुकम्मल तौर पर है कि उनकी टीम नाअहल है, उनकी टीम ने कोई परफॉर्म नहीं किया। कभी वो खुद ही उन्हें 6 महीने का टाइम देते हैं, कभी वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि मैं वजीरों का एहतसाब करूँगा, लेकिन वो कब होगा? पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के मामले में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो डिलीवर नहीं कर पाई हैं और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं है। उनको चाहिए कि फिलफौर इस तरफ तवज्जो दें क्योंकि ये स्टेक पर उनकी ज़ात है। इससे ज़्यादा मैं मेरे ख्याल से सर एक लफ्ज एक कमेंट जो आपने नहीं दिया, ये टाइगर फोर्स ब्यूरोक्रेसी को लुक आफ्टर करेगी। जी 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 मैं माफी चाहता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। थोड़ा सा सर टाइम देखिए, इसको जरा आप 2 तरीके से देख सकते हैं। जी जी 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको याद हो, एक पैरेलल आर्मी बनी थी एफएसएफ के नाम पे भुट्टो साहब के दौर में। ही सिंसियरली एंड सीरियसली बिलीव्ड कि फौज की जो यानी जो उसकी मोनोपोली है उसके लिए एक पैरेलल फोर्स का होना ज़रूरी है। फिर वही एसएफएस कैसे उनके गले पड़ी वो आपके सामने है। फिर इसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें और देखी, लेकिन ये जो टाइगर फोर्स है ये अगर तो प्राइम मिनिस्टर का इब्तदाई बयान आप जहन में लाएं तो उन्होंने कहा था कि ये फोर्स जो है जो परफॉर्म करेगी उसके बाद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये फोर्स एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी और इसकी डिलीवरी के हवाले से सूरत हाल सबके सामने है कि कौन से तीर इन्होंने चलाए हैं, चाहे वो कोरोना वायरस थी, चाहे वो कोई भी थी। तो मैं इससे ज़्यादा और कहूँ कि इस अगर आपकी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही और आप प्राइवेट एक फोर्स जो है वो खड़ी कर रहे हैं तो आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अल्टीमेटली आपकी हुकूमत को परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नाइदर हियर नॉर देयर। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर अनवर बेग साहब की तरफ आता हूँ सवाल लेके। एक छोटा सा ब्रेक फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर बेग साहब, अफवाज पाकिस्तान के पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी है। ये इदारा अल्लाह के फजल व करम से एक मुनज़्ज़म इदारा है और हम सब फ़ख्र करते हैं इस पर। सवाल ये पैदा होता है, हम देखते हैं सर सवात हो, वज़ीरिस्तान हो, बेशुमार क़ुरबानियाँ हैं, बहुत सारे शहीद हमारे सामने हैं जिनकी क़ुरबानियों की बुनियाद पर आज अमन है, कोई बम ब्लास्ट नहीं है। और जब भी डिज़ास्टर होता है मुल्क में तो ये इदारा अपना रोल अदा करता है और आवाम के सामने साथ आके खड़ा होता है, जो उसका आइनी तरीक़ेकार है।
लेकिन सर मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आज हम देख रहे हैं और ये सवाल उठ रहा है तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आज सिफारती मामला हो, आज आपके माली मामलात हों, गवर्नेंस के मामलात हों, उन तमाम मामलात को फौज हल कर रही है। अगर फौज इन तमाम मामलात को हल कर रही है तो फिर सर ये कितनी बड़ी कैबिनेट और वजीर आजम और हुकूमत क्या कर रहे हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, ये कसूर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का है, क्योंकि जब आप स्पेस देंगे स्पेस भरी जाएगी, और मिलिट्री या किसी भी मुल्क की डिफेंस फोर्सेस अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही और उनके फंडिंग पे उनको अफेक्ट कर रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली एक बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। हमारे जो हालात रहे पाकिस्तान के, आप उसको देखते चले आ रहे हैं कि ये पिछले आप 10-12 साल 2008 से ही ले लें, आप जिस तरीके से अल्लाह के फजल से लूट मार इस मुल्क के अंदर हुई है, यानी आप सोच सकते हैं कि इतने करप्शन केसेस लोगों पे बने हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक केस भी एक पॉलिटिकल लीडर कन्विक्ट नहीं होगा इस मुल्क में। एवरी मैन, एवरी पॉलिटिकल लीडर विल गो स्कॉट फ्री, आराम से आप देखें सब निकल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कानून ऐसे बनाए हुए हैं कि जो इनको कन्विक्शन हो ही नहीं सकती। फिर माशाल्लाह हमारी जो पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना करप्ट हुआ है कि इनके पास इतनी दौलत है कि दे कैन बाय एनीथिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक मेजर सर्जरी चाहिए। यू नीड अ रियली मैड मैन टू रूल दिस कंट्री। ये इस तरीके से हालात सही नहीं होंगे। अब आप सिंध के हालात देखें, जो ये बारिश में जो अभी पीछे हंगामा जो हुआ है कराची में, अब प्राइम मिनिस्टर साहब कल जा रहे हैं, और आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, अगर जो फंड्स प्राइम मिनिस्टर साहब लेके जा रहे हैं या जो अनाउंस करने जा रहे हैं, अगर तो वो अल्लाह के फजल से सिंध हुकूमत के हैंड ओवर हुआ तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, वो फिर कुछ भी नहीं होगा कराची वालों के लिए, क्योंकि ये कितने 100 सालों से तो बैठे हुए सिंध के अंदर, यानी कितनी हुकूमतें इन्होंने सिंध में चलाई हैं, तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है MQM, उन्होंने क्या किया है? वो पावर में कितने रहे? और इनफैक्ट जनरल मुशर्रफ के ज़माने में दे वर ऑल पावरफुल इन सिंध, दे डिड नथिंग। ये जो हालात कराची में हुए हैं ये बारिशों से, यानी दिस इज बेसिकली द फेलियर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के लोगों को आपने कोई रिलीफ ही नहीं दिया, कोई इमरजेंसी सर्विसेज नहीं थे। और यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जब कोई ऐसा डिजास्टर आता है, एक इमरजेंसी नंबर आ जाता है, टीवी स्क्रीन के ऊपर रेडियो अनाउंसमेंट्स आती हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल करें। कोई इमरजेंसी सर्विस नजर नहीं आई आपको कराची के रोड्स पे, कोई फायर इंजन नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन सर देखिए इस मसले पे आर्मी चीफ, इस मसले पे आर्मी चीफ पहुंच गए कराची, और उन्होंने वहां के लोगों को दिलासा दिया, उम्मीद उठाई, लेकिन वजीर आजम अभी तक नहीं पहुंचे सर। दिन जवान की शहादत होती है, यानी छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे अभी पीएमए से निकले, उनकी शहादतें हो रही हैं। ये कब तक ऐसे चलेगा? और एक दूसरी साइड आप देखें जहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस माशाल्लाह लूट मार में लगे हुए हैं, कोर्ट केसेस में जा रहे हैं और ऐसे विक्ट्री साइन कर रहे हैं, और जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो जनाजे उठा रहे हैं। सर ये अभी एक और चीज भी है कि जो वजीर आजम की तरफ से फंड्स मिले थे कराची के MNAs को, कहा यह जा रहा है कि 32% जो है वो ठेकेदारों से मुनाफा जो है वो लिया, ठेकेदारों से वो 32% जो है उसका शेयर लिया है। बताइए तो क्या काम होगा यहाँ पर? कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कौन करेगा? तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आप लोगों का। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।